प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर में हम लोग 3D फिगर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं या फिर उसे हम लोग ठोस आकृति भी कहते हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए घन, घना, बेलन, शंकु और गोला। इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आज हम लोग जो है समझने सीखने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट को देखेंगे और सभी फार्मूला को भी देखने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। अगर आप घन, घनाभ, इसके बाद गोला, बेलन और शंकु से रिलेटेड ये जो आपका आज का क्लास है, जिसमें सभी कंसेप्ट और सभी सूत्र आप लोगों को पूरे डिटेल में जो है बताया जाएगा। अगर आप यह क्लास करते हैं तो आपको इस चैप्टर का जो प्रश्न है वो बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आएगा। और अगर आप ये जो क्लास नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा क्वेश्चन समझने में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए कंसेप्ट और सूत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास। तो ध्यान से सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अभी आपको 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलजीआर स्टडी लाइव ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और विशेष जानकारी के लिए कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके हमसे सारा का सारा जानकारी जो है ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ये आपका ऐप है जिस पर आपका पेड कोर्स चल रहा है, और ये वाला ऐप जितने भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको सभी विषय का जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा पढ़ाई कर भी चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे आगे के चीज़ों को क्या करेंगे, सीखने समझने का कोशिश करेंगे। आज जो है हम लोग त्रिविमीय आकृति, जिसे हम लोग ठोस आकृति भी कहते हैं, या इसे ही हम लोग जो है 3D फिगर भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। 3D आकृति में यानी कि त्रिविमीय आकृति में सबसे पहला जो हमारा आकृति है वो है घन। तो सबसे पहले हम घन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, घन के बारे में, जिसको क्यूब बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घन कैसा होता है देखने में। वैसे तो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, लेकिन घन सही तरीक़ा से कैसे बनाया जाता है वो पहले सीखिए। घन बनाने के लिए आपको एक वर्ग बना लेना है। जैसा कि यहाँ पर कोना में आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया, तो एक वर्ग बना लिया। ठीक है, आपको इसी तरह से एक वर्ग क्या कर लेना है, बना लेना है। और इतना ही बड़ा इसी साइज का एक और वर्ग इस रूप से बनाना है। जो दूसरा वर्ग बनाया आधा पुराने वाले वर्ग में है और आधा ये वाला पार्ट जो है इससे बाहर होना चाहिए। जैसा हमने दो वर्ग बनाया है सेम टू सेम इसी तरीक़ा से आप भी दो वर्ग बना लीजिएगा। दोनों वर्ग का साइज एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। और अब कोना से कोना को, सभी कोना से सभी कोना को जोड़ दीजिएगा सीधी रेखा से। जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक को जोड़ दिया, दूसरे को जोड़ दिया, फिर हमने यहाँ पर तीसरे को जोड़ दिया और चौथे को जोड़ दिया। देख लीजिए कितना शानदार सा यहाँ पर जो है घन बन करके तैयार हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी एक बहुत ही अच्छा सा घन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और देखने में भी आपको आकर्षक लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं और घन के बारे में सब कुछ जानना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन किसके जैसा दिखता है। तो आपने लूडो खेला है, लूडो का जो पासा होता है जिस पर 1 से 6 तक लिखा होता है वो सेम टू सेम इसी के जैसा होता है कि नहीं, बोलेंगे यस सर, वो तो ऐसा ही होता है। और आपने देखा होगा जो लूडो का पासा है उसमें 1 से लेके 6 तक लिखा गया होता है, और एक भाग पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3,
चौथे पर 4, पाँचवें पर 5 और छठे भाग पर 6 लिखा होता है, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं घन में। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। और याद रखिएगा कि 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं? वर्ग के आकार का जो है होता है। एंड अब आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़। आप पहले याद रखें कि घन के किनारा को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। और घन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम नोट में यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला याद रखिएगा कि घन में 6 वर्गाकार यानी कि वर्ग के आकार का पृष्ठ होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। किसके आकार का होता है पृष्ठ? तो वर्ग के आकार का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी वाले भाग को देखिए, जो सामने जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ग के जैसा दिख रहा है, और ये भी देख लीजिए ये वर्ग के जैसा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके बाद ऊपर से छत देख लीजिए, ऊपर वाला देख लीजिए, ये वर्ग के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप बात करेंगे नीचे में भी देख लीजिए ये वर्ग है कि नहीं वर्ग है। पीछे वाला साइड देख लीजिए, पीछे वाला साइड भी एक वर्ग क्या कर रहा है? बना रहा है। तो घन में आपको पता होना चाहिए कि 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ मतलब साइड, इसी को कई जगह पर फलक के नाम से भी जानते हैं। 6 फलक होते हैं, याद रखेंगे। और 6 के 6 फलक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वर्गाकार होते हैं। कैसा होते हैं? वर्गाकार होते हैं। ये आप याद रखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वर्ग के आकार का होता है, पहला चीज़ आपने समझा। दूसरा चीज़ समझिए, जो घन है तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे ये जो है ना प्यारे बच्चों, यह है लंबाई, ठीक है, और यह क्या है? चौड़ाई है, और यह क्या है? ऊंचाई है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे तीनों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। जितना ये है, अगर ये 5 cm का है तो ये भी 5 cm का होगा, और ऊंचाई भी 5 cm का होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे, और आपने देखा भी होगा लूडो का जो पासा है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक ही होता है। इसीलिए हम घन के किनारा को ए से सूचित करते हैं। उस को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि घन की भुजा को ए से सूचित किया जाता है। घन के भुजा को ये आप भुजा बोलेंगे इसे, और इस तरह के जो है ना कितने भुजा आपको दिखेंगे वो आप यहाँ पर डिस्कशन करने वाले मेरे साथ। तो घन के भुजा को ए से सूचित किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है। दूसरा याद रखेंगे कि घन में 8 कोण एवं 8 शीर्ष होते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर जरा मुझे दिखा दीजिए कि 8 कोण कहाँ होते हैं। तो देखिए कोना को कोण कहते हैं। तो देखिए जहाँ पर घन के अंदर तीन जो आपका भुजा जाकर के मिल रहा वो कोना होगा, कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी 3 भुजा आकर के मिल रहे हैं तो 2 कोण हुआ, ये आपका 3 कोण हुआ। यहाँ पर देख लीजिए 4 कोण हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, और ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि 6 हुआ। यहाँ पर देख लीजिए 3 आ रहे हैं तो 7 हुआ, और ये देख लीजिए 8 कोण हुए। कितने कोण हो गए? यानी कि घन में प्यारे बच्चों 8 कोण होते हैं। वह 8 के 8 कोण आपने देख लिया। अब 8 शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष एक बिंदु होता है। शीर्ष एक क्या होता है? बिंदु होता है, जहाँ पर घन के 3 भुजा आकर के क्या होते हैं? मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि शीर्ष भी कितने हैं? तो सर 8 शीर्ष भी हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि घन में 12 किनारा होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 12 किनारा कैसे है, कहाँ है, दिखा दीजिए। तो देखिए ये है आपका पहला किनारा, ये है आपका दूसरा किनारा, ये जो आपको अंदर से दिख रहा है वो तीसरा है, और यहाँ जो है ये चौथा है, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, और ये जो है ना ये 9, और ये 10, ये 11,
और ये 12। कितने किनारा हो गए प्यारे बच्चों? तो 12 किनारा हुए। इसके बाद आप याद रखें कि घन में कुल 4 विकर्ण होते हैं। घन में कितने विकर्ण होते हैं? 4। कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कहते हैं। 4 विकर्ण कहाँ से कहाँ आप खींच पाएंगे वो देखिए। इस कोना से इस कोना आप एक विकर्ण खींच पाएंगे। हम अगर यहाँ पर खींचने की कोशिश करें तो ऐसा अब दिखाई दे रहा आपको। आप इस कोना से इस कोना एक विकर्ण क्या कर पाएंगे? खींच पाएंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण। आप क्या करेंगे? इस कोना से इस कोना एक विकर्ण खींच पाएंगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों तीसरा विकर्ण। और एक विकर्ण आप यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका चौथा विकर्ण। तो घन में कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो घन में सर जी 4 विकर्ण होते हैं। घन में कितने विकर्ण होते हैं? 4। और घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, यानी कि साइड होते हैं। पृष्ठ क्या है? जिसे आप हाथों से छू सकते हैं वो पृष्ठ है। और हम 6 पृष्ठ होते हैं। ये बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लूडो का जो पासा है वो देखा है, और उस पर 6 भाग होते हैं। और 6 पर एक पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3 और छठे पर 6 लिखा होता है। तो आप इस तरह से देखे ही हैं कि 6 पृष्ठ हैं जिस पर 1 से 6 तक लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप घन से रिलेटेड इतना चीज़ याद रखें। अब हम घन से रिलेटेड सारे के सारे सूत्र का बहुत ही डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप लोग सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। हम घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे अभी। आपको जैसा कि हमने बताया कि घन के किनारा को ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। तो ये घन का किनारा है, मान लीजिए इसको हमने ए बोल दिया। अब सबसे पहला सूत्र है आपके सामने कि घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है, देखिए किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए जाइए तो आयतन जो है वो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, और गुने ऊंचाई होता है। किसी भी चीज़ का आयतन हो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है सर? ऊंचाई होता है। चूँकि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक ही साइज का होता है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ए गुने ए कितना हुआ? ए का पावर 3 हुआ कि नहीं? इसीलिए घन का आयतन जो है ना भुजा का पावर 3 होता है। भुजा क्यू पढ़ेंगे इसे, या ए क्यू भी आप बोल सकते हैं। तो आपने समझा कि घन का आयतन भुजा क्यू यानी कि ए क्यू क्यों होता है। तो सीधी सीधी आप बताएंगे कि आयतन जनरली लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और घन का लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है और ऊंचाई भी ए होता है। कैसे? क्योंकि तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों को हम ए ही बोल देते हैं। अब तीनों बराबर होता है, इसीलिए तीनों एक ही होते हैं। अब ए गुने ए का पावर 3। तो घन का आयतन याद रखेंगे भुजा क्यू या ए का पावर 3 आप बोल सकते हैं। इसको दोनों आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आप बताओ जल्दी से कि घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? तो घन में सर कुल 6 पृष्ठ होते हैं। घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि घन का एक पृष्ठ किसके जैसा होता है? तो सर घन का एक पृष्ठ वर्ग के जैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 6 से गुना कर देंगे तो कुल पृष्ठ आ जाएगा। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं? तो देखिए अगर बात किया जाए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये सामने वाला जो फेस है, ये अरे भैया एक मिनट कलम सीधा नहीं, मतलब ये हो पा रहा, देखिएगा ये सामने वाला जो फेस है, ये जो पृष्ठ है, अगर इसी का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए चले, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी का अगर क्षेत्रफल हम निकालने के लिए चले तो ये क्या है? ये वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, जो सामने से आपको दिखाई दे रहा था। तो ये जो देख रहे हैं क्या है? वर्ग है। और वर्ग का आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और घन में इस तरह का 6 पृष्ठ है और
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए आपको 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चूंकि एक पृष्ठ वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इस तरह के 6 वर्ग हैं घन में, इसीलिए अगर आप भुजा स्क्वायर को 6 से गुना कीजिएगा तो 6a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर को 6 से गुना कीजिएगा तो 6a स्क्वायर होगा कि नहीं। इसीलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 6a स्क्वायर। मैं पूरे कारण के साथ बताऊंगा कि 6 है तो क्यों है, अगर कहीं 4 है तो क्यों है, क्यों हुआ, ये सब कुछ बताऊंगा। इसी तरह से शुरू से अंत तक अगर आप कारण के साथ पढ़िएगा तो कभी भी आप भूलिएगा नहीं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर क्यों होता है वो समझ गया आप लोगों ने। अब हम देखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता होना चाहिए कि वक्रमिश होता है बाहरी। वक्रमिश क्या होता है? बाहरी। अब आप लूडो का पासा लीजिए, उसको अपने कॉपी पे रख दीजिए। कॉपी पे रखिएगा तो कोई ना कोई एक साइड कॉपी के नीचे झप जाएगा, झपेगा ना। जैसे 1 से 6 तक लिखा हुआ है, या तो नीचे 5 दब जाएगा, या नहीं तो 1 से 6 तक में से कोई ना कोई नीचे झपेगा ना। तो झपा, तो देखिए याद रखिएगा, जब हम वक्र पृष्ठ का बात करते हैं तो जो नीचे झप गया ना, जो पृष्ठ नीचे झप गया उसको हम शामिल नहीं करते हैं। जो पृष्ठ नीचे झप गया उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो ये वाला पृष्ठ नीचे झप गया होगा कि नहीं झप गया होगा बताइए। तो ये वाला पृष्ठ झप गया तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट में, इस वाले पृष्ठ के जस्ट अपोजिट में प्यारे बच्चों जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब ये कि केवल चारों साइड को ही शामिल किया जाता है। वक्र पृष्ठ में केवल चारों साइड को, इसके चारों साइड से तो आपको दिख रहा होगा ना पूरा, तो चारों साइड को ही जो है शामिल किया जाता है। तो आपको पता है कि घन में 6 वर्ग होते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब हम वक्र पृष्ठ में समझ चुके हैं कि 4 साइड को ही शामिल किया जाता है। वक्र में नीचे वाला जो झप गया उसको शामिल नहीं किया जाता है, और जो झप गया उसके अपोजिट में ऊपर वाला है तो ऊपर वाला को भी शामिल नहीं किया जाता है। ऊपर वाले पृष्ठ को भी शामिल जो है नहीं किया जाता है। तो इसी से हमें पता चला कि जो आपका घन है, तो घन में अगर बाहरी पृष्ठ के बारे में बात की जाए तो 4 ही पृष्ठ होते हैं। बाहर कितने पृष्ठ होते हैं? 4 ही पृष्ठ होते हैं। अब चूंकि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो 4 पृष्ठ का निकालना है तो 4a स्क्वायर कर देंगे। तो आपका 4a स्क्वायर क्यों हुआ सो समझे? क्योंकि वक्र पृष्ठ में केवल 4 साइड को ही गिना जाता है, 4 पृष्ठ को ही गिना जाता है। जो झप गया उसको नहीं लेते हैं और ऊपर वाले को नहीं लेते हैं। तो एक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 का होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर या फिर 4a स्क्वायर। तो आपने समझा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर क्यों होता है, 6a स्क्वायर क्यों नहीं होता है। इसके बाद घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3 गुने a। घन का विकर्ण बराबर जो फार्मूला है वो क्या होता है? √3 गुने a होता है। ये आप याद रखें, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। a मतलब भुजा, बोलेगा किसी घन की भुजा जो है 5 है तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो √3 गुने 5 होगा, यानी कि 5√3 आप बोल सकते हैं। तो आपने घन समझा। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे, और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है घनाभ। दूसरा क्या है? घनाभ है। तो चलिए समझते हैं कि घनाभ क्या है। सबसे पहले तो घनाभ देखेंगे हम कि आखिर घनाभ होता कैसा है, और बना करके देखेंगे। सबसे पहले घनाभ बनाना सीखिए आप। घनाभ बनाना क्या कीजिए? सीखिए। घनाभ बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक आयत पहले बना लेना है। हमने एक आयत यहाँ पर क्या कर लिया? बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया? एक आयत बना लिया। आयत बनाने के बाद इसी आकार का सेम टू सेम इतना बड़ा ही एक आयत और आपको बनाना है, लेकिन वो कुछ इस तरह से बनाना है। ये नया वाला आयत पुराने वाले आयत के अंदर बनाया है हमने,
लेकिन कुछ इधर से पार्ट छोड़ दिया है और कुछ इधर से पार्ट छोड़ करके हमने इधर बनाया है। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही 2 आयत बना लेना है और 2 आयत बनाने के बाद सभी कोना से मिला देना है। सभी कोना से क्या करना प्यारे बच्चों, मिला देना। देखो कितना शानदार घनाभ बन गया। इसको हम और अच्छा तरीका से मिलाते हैं। हमने एक कोना को मिला दिया, दूसरा को भी मिला दिया, तीसरा को भी मिला दिया और चौथा को भी मिला दिया। पूरे एनिमेशन के साथ हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब देखिए कि कितना परफेक्ट ये घनाभ दिख रहा है, कितना परफेक्ट घनाभ दिख रहा है। तो घनाभ बनाने के लिए हम आयत का प्रयोग करते हैं और घन बनाने के लिए वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने देखा घनाभ बन के तैयार है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये घनाभ होता किसके जैसा है। तो माचिस का डब्बा आपने देखा है, तो माचिस का डब्बा जो है ना प्यारे बच्चों, वो आपका घनाभ है। या फिर आप अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में आपने देखा होगा डस्टर, बोर्ड साफ करने वाला डस्टर देखा होगा, वो भी कुछ इसी के जैसा होता है। या फिर आप का जो मोबाइल है ना, वो भी घनाभ ही है। हल्का उसका हाइट कम है लेकिन वो भी क्या है, घनाभ ही है। मोबाइल भी क्या है, घनाभ ही है। तो आप याद रखें कि घनाभ क्या होता है, किसके जैसा होता है। आपके घर में जो ये बक्सा होगा या फिर अलमारी है, फ्रिज है, ये सब का साइज भी घनाभ के साइज का होता है। ठीक है, घनाभ के जैसा होता है। ओके, तो घनाभ आपने समझ लिया कि क्या है। घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानिए। याद रखिएगा कि घनाभ के लंबाई, ये जो है ना, ये कहलाता है घनाभ का लंबाई, और ये घनाभ का चौड़ाई कहलाता है, और ये कहलाता है घनाभ का ऊंचाई। तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप का होता है। घन के जैसे एक ही माप का नहीं होता है। तो याद रखिए, घनाभ के लंबाई को L से सूचित करेंगे, चौड़ाई को B से सूचित करेंगे और ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। अब घनाभ से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जिसको देखिएगा घन से सेम टू सेम मैच करेगा। या पहला याद रखिएगा कि घनाभ की लंबाई को L से सूचित करते हैं और घनाभ के चौड़ाई को B से सूचित करते हैं और घनाभ के ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है, जो आपने फिगर में भी देख लिया है। इसके बाद याद रखिए कि घनाभ में 6 आयताकार फलक, या इसी को पृष्ठ या इसी को साइड कहते हैं। इससे पहले आपने घन पढ़ा था और घन में देखा था कि 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, यानी कि फलक होते हैं। लेकिन घनाभ में 6 आयताकार फलक होंगे, 6 आयत के जैसा फलक होगा। 6 किसके जैसा फलक होगा, तो सर 6 फलक जो है ना वो आयत के जैसा होगा। तो इसमें 6 आयत लगे हुए हैं, ये समझिए कितने आयत लगे हुए हैं, तो 6 आयत लगे हुए हैं। और घन के जैसा ही घनाभ में भी 8 शीर्ष और 8 कोण होते हैं। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4, 5, 6, 7 और 8 कोण हुए, और 8 कोण के जगह पे 8 शीर्ष होंगे। ये बिंदु, एक बिंदु, 2 बिंदु, जहाँ पर 3 रेखाएं, 3 भुजाएं आकर के मिल रहे हैं, वो सभी प्यारे बच्चों कहलाएंगे शीर्ष। तो 8 शीर्ष हो गए। तो 8 शीर्ष भी होते हैं। और घन में 12 किनारा जो है था, इसमें भी 12 किनारा होगा। इसलिए हमने लिखा है कि घनाभ में भी कहने का क्या मतलब है कि मतलब इस तरह का पीछे भी हो चुका है। तो आप याद रखें कि घनाभ में भी 12 किनारा होते हैं। घनाभ में भी 12 किनारा होते हैं। गिना देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घनाभ में कितने किनारे हुए, तो घनाभ में सर 12 किनारे हुए। और घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ में भी कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण। एक विकर्ण यहाँ से आप यहाँ खींच सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा देखने में लगेगा। एक विकर्ण आप यहाँ से लेकर के यहाँ खींच सकते हैं, जो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। एंड एक विकर्ण जो है आप यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं,
तो ये एक विकर्ण हो जाएगा, हल्का उससे हट के जाना चाहिए था इसको, और एक विकर्ण यहाँ से आप यहाँ खींच सकते हैं। यानी कि घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं। कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। घनाभ का सबसे पहला, घनाभ का आयतन। हमने आपको बताया आयतन किसी भी चीज़ का निकालिए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन भी वही होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम इसको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसीलिए लिखे हैं क्योंकि घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बोलिए, या शॉर्टकट में LBH बोलिए, यानी कि L गुने B गुने H भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में समझने का कोशिश करिएगा कि क्या होगा। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप सबसे पहले बताइए कि घनाभ में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो बोलेंगे सर घनाभ में कुल 6 पृष्ठ हैं। घनाभ में कुल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं, और 6 आयत के जैसा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये जो आपको आगे से दिख रहा है ना, ये जो आपको आगे से दिख रहा है, ये आप आगे से नहीं, पहले नीचे और ऊपर वाला का बात करेंगे। पहले नीचे और ऊपर वाला का बात करेंगे प्यारे बच्चों। ये आप देख लीजिए, नीचे में दिख रहा है ये वाला जो आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पृष्ठ है जो नीचे में झाँपा हुआ है, ये क्या है? एक आयत ही तो है, एक आयत ही तो है। और जैसा ये है वैसा ही इसके जस्ट ऊपर भी है, वैसा ही जस्ट के इस क्या है, इसके ऊपर भी है, वैसा ही जस्ट इसके ऊपर भी है प्यारे बच्चों। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा है। ऊपर वाला का ये L है और ये B है, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई एक तो नीचे है और एक ऊपर भी लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई या प्लस लंबाई गुने क्या करेंगे? चौड़ाई। तो 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिख लिया, LB। फिर इसमें क्या करेंगे? जो सामने वाला दिख रहा है आपको, सामने वाला के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ज़रा समझिएगा। सामने वाला को मैं करके दिखाता हूँ और तब आपको पता चलेगा कि आखिर सामने वाला क्या होता है। तो ये सामने वाला देखिए, ये सामने वाला जो पृष्ठ है, मैं जानता हूँ कि मैं जितना डिस्कशन आपके साथ करूँगा उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, इसीलिए मैं धरफर नहीं करूँगा। मैं 2 मिनट ज़्यादा टाइम लूँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा डिटेल में, कभी मैं शॉर्टकट नहीं मारूँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सामने वाला आपको एक आयत के जैसे दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें लंबाई है और ये तो क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये तो ऊंचाई है ना, ये तो क्या है? ऊंचाई है ना। तो ये कहलाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है। अब आप बताइए, जैसा इस सामने में आपको पृष्ठ दिख रहा है वैसा इसके जस्ट पीछे ये वाला, इसके जस्ट पीछे भी होगा कि नहीं? वैसा ही जस्ट इसके पीछे भी होगा कि नहीं? ये वाला अगर बात करा जाए तो ये वाला बताइए, ये जो इसके पीछे पृष्ठ है सेम टू सेम इसी के जैसा होगा। इसके पीछे वाला पृष्ठ सेम टू सेम याद रखेंगे इसी के जैसा होगा, ये वाला पृष्ठ। तो जितना क्षेत्रफल सामने वाला का होगा उतना ही क्षेत्रफल पीछे वाला का भी होगा। तो सामने वाला का लंबाई कितना है सर? तो L है और चौड़ाई में इसका H है, तो इसको हम HL बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम प्यारे बच्चों बोलेंगे HL। तो एक का HL हुआ और दूसरे का भी HL होगा। तो आगे पीछे दोनों का हमने क्षेत्रफल क्या कर लिया? इसमें जोड़ लिया। अब हम बात करेंगे जो अगला हमारा पृष्ठ बच रहा है उसका। अब बताइए, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पृष्ठ आपको दिख रहा है। ये जो पृष्ठ है प्यारे बच्चों बगल से है और इस बगल में ये है, और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में ये वाला उतना ही बड़ा, सेम टू सेम उतना ही बड़ा ये पृष्ठ होगा। तो ये दोनों पृष्ठ दिख रहे हैं, इसका लंबाई जो है ना वो B होगा और चौड़ाई में इसका H होगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ इसका संबंध है।
तो एक का जो क्षेत्रफल है वो होगा बी एच, यानी कि बी गुने एच होगा, तो दूसरे का भी तो बी गुने एच होगा, दूसरे का भी क्या होगा, बी गुने एच। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दूगो एल बी है, एल बी दूगो है, बी एच भी दूगो है और एच एल भी दूगो है, तो हम इसको 2LB बोल सकते हैं, फिर इसको 2BH बोल सकते हैं और फिर इसको 2HL बोल सकते हैं। और अब आप सब जगह पर 2 देख रहे हैं, तो आप 2 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर LB, तो यहाँ पर लिख देंगे LB, BH के वो उठा करके यहाँ पर BH लिख देंगे और HL को उठा करके यहाँ पर HL लिख देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों कुल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 2 × LB + BH + HL हुआ। कैसे ये सूत्र बना हुआ आपने देखा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने देखा 2 × LB + BH + HL, ऐसे शॉर्टकट में याद रखिएगा, वो हम कोई लंबा चीज़ पढ़ाने वाले नहीं हैं, आपको सीधा याद रखना है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 × LB + BH + HL। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, किसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है 2, इसको × LB + BH + HL। अब हम पढ़ेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 4 ही शामिल करते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 होते हैं, कुल पृष्ठ जो है 6 होते हैं, लेकिन वक्र में केवल बाहर वाला ही काउंट करते हैं, नीचे वाला और जस्ट उसके ऊपर वाला को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल नहीं करते हैं। नीचे वाला को और ऊपर वाला को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जाता है। इसी लिहाज से आप याद रखेंगे कि नीचे वाला था L गुने B, तो ऊपर में भी है L गुने B, तो L गुने B जो है ना वो LB हटा दिया जाएगा यहाँ से, L गुने B क्या कर देंगे, हटा देंगे, 2 था तो 2 लिखेंगे, BH है तो BH भी लिखेंगे और HL है तो HL भी लिखेंगे, केवल LB क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के टाइम नीचे वाले का क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल पूरा क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे आप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे समझेंगे। घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र याद रखिएगा। ये देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2 × BH + HL जो होता है, घनाभ के जैसे आपका घर भी हो सकता है। घर जो है ना आपका वो घनाभ है और घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों दीवार में छत और आपका जो फर्श है, जमीन जो है वो शामिल नहीं होता है। तो अगर घर के बारे में बात किया जाए तो घर भी आपका घनाभ के जैसा ही है, कुछ उसमें लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा और कुछ न कुछ ऊंचाई होगा। तो ये घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने में भी काम आ सकता है। अगला घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र याद रखें, √L² + B² + H²। घनाभ का जो है विकर्ण निकालने का सूत्र याद हो गया। तो घन और घनाभ आपने देख लिया, पूरे लॉजिक के साथ हम आपको बता रहे हैं, तो इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा तो रटना कम पड़ेगा। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे बेलन के ऊपर। तो बेलन से संबंधित सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि बेलन क्या होता है। आपने रोटी बेलने वाला बेलन देखा है ना, बस वही है बेलन। तो समझिएगा कि बेलन जो है क्या होता है, कैसा होता है। पहले तो बेलन बनाना सीखिए। बेलन बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है और इसी साइज का एक वृत्त और ऐसे करके बना लेना। आपने 2 वृत्त बना लिया, सेम टू सेम साइज का 2 वृत्त बनाया आपने, और अब आप इस दोनों वृत्त को इधर से मिला दीजिए और इधर से मिला दीजिए। देखो झक्कास वाला बेलन क्या हो चुका है भाई साहब, बन चुका है। झक्कास वाला बेलन क्या हो चुका है, बन चुका है। अब नीचे क्या था भाई, वृत्त था, और ऊपर भी क्या है, वृत्त है। तो बताइए आप कि नीचे वाला वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, केंद्र होगा। तो मान लेते हैं ये है इसका केंद्र, और ऊपर वाला जो वृत्त है उसका भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो मान लेते हैं ये है इसका केंद्र, जो पॉइंट हमने ऊपर और नीचे दिया है वो दोनों केंद्र है। अब अगर केंद्र है तो केंद्र से परिधि त्रिज्या होगी। तो ये मान लीजिए नीचे वाले वृत्त का त्रिज्या, जो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, वो त्रिज्या हुआ नीचे वाले वृत्त का, एंड ये आपका ऊंचाई माना जाएगा।
ऊपर वाले केंद्र से नीचे वाले केंद्र के दूरी को हम ऊंचाई बोलते हैं। चूंकि नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाला वृत्त सेम साइज का है, इसीलिए दोनों का त्रिज्या भी सेम होगा। दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। तो त्रिज्या को हम r से सूचित करेंगे और ऊंचाई को h से सूचित करेंगे। तो ये जो है यही कहलाएगा बेलन का त्रिज्या, और ऊपर वाले केंद्र से नीचे वाले केंद्र का दूरी ही ऊंचाई कहलाएगा। ऊपर वाले केंद्र से नीचे वाले केंद्र का दूरी ही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा वाला बेलन बनाना आपने सीखा। बेलन में अगर बात की जाए बेलन किसके जैसा होता है, तो ठोस बेलन जो अंदर से खोखला ना हो, उसका एग्जाम्पल आप अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो कौन है, आपकी रोटी बेलने वाला बेलन, जिसका मतलब अगर क्या करा जाए, दोनों पकड़ने वाला हल्का पतला होता है, अगर उसको तोड़ दीजिएगा, बीच से काटिएगा तो आप ऐसा ही बेलन पाएंगे। या फिर रॉड, जो रॉड घर में यूज करते हैं, मकान बनाने में यूज करते हैं, लोहा, तो वो रॉड जो है गोल होता है, राउंड शेप का होता है, और उसमें आप क्या करेंगे, तो उसका छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, तो वो भी बेलन है, वो भी क्या है, बेलन है। या फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके घरों में जो गैस का सिलेंडर है ना भाई, वो भी बेलन है, वो भी बेलन के जैसा ही। आपके घर में गैस का सिलेंडर जो है वो किसके जैसा है, बेलन के जैसा है। तो बेलन आपने देख लिया होता क्या है। बेलन में आपने देखा कि नीचे वृत्त लगा हुआ है और ऊपर भी वृत्त लगा हुआ है, और चारों साइड तो जो है वो आप देख ही रहे हैं। चारों साइड कैसे कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, एक आप ले लीजिए पेपर, ठीक है, एक ऐसा पेपर ले लीजिए और इसको आप मोड़िए। आप जैसे गोल गोल मोड़िएगा तो ये इसी के जैसा बनेगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर इसी के जैसा बनेगा। अगर इसको हम गोल गोल मोड़ेंगे, भूजा जैसे खाते हैं वैसे नहीं, जो भूजा बनाने वाला जो भूजा आपको डाल देते तो वैसे नहीं मोड़िए आप इसको। कैसे मोड़िएगा, तो किसी रॉड के चारों ओर मोड़ दीजिए, या फिर गोल गोल मोड़िए तो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो चारों साइड से अगर बात करा जाए तो कुछ ऐसा सीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले नोट में जो बात लिखा है उसको समझ लीजिए। बेलन का दोनों सिरा, सिरा यानी कि छोर, ऊपर वाला छोर ये है और नीचे वाला छोर ये है, तो बेलन का दोनों छोर जो है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त के आकार का होता है बेलन का दोनों छोर, यानी कि दोनों सिरा। याद हो गया, बेलन का दोनों छोर किसके जैसा होता है, वृत्त के, यानी कि ऊपर भी वृत्त लगा हुआ है और नीचे भी बेलन में क्या लगा हुआ है, वृत्त लगा हुआ है, सेम साइज का। अब वृत्त के जो आपका बेलन से संबंधित जो आपका सूत्र है, अब उस सूत्र को क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश करेंगे। तो बेलन से संबंधित सूत्र अब आप मेरे साथ समझना शुरू कीजिए। सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको याद हो तो आप जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को केवल एच से गुना कर दिया गया है, यानी कि बेलन के हाइट से गुना कर दिया गया है। तो सीधा हमारे दिमाग में आता है कि भाई पाई आर स्क्वायर को ऊंचाई से क्यों गुना किया गया है, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है और बेलन का आधार और शीर्ष तो वृत्त ही है, आधार और शीर्ष दोनों वृत्त ही है। तो आप वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो बेलन का आयतन आ जाएगा। तो आपने बेलन के आयतन में कुछ लॉजिक देखा, तो बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आया कुछ आपको। दूसरा, बेलन का हम पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब, केवल चारों साइड का क्षेत्रफल, ऊपर में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल नहीं लेना है, नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्र होगा उसका भी क्षेत्रफल इसमें काउंट नहीं करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर गुने एच। अगर आपको याद हो
तो वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों आप जानते हैं 2πr होता है। यस सर, हम तो जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि है उसका सूत्र होता है 2πr। तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में भी क्या किया गया, 2πr को h यानी कि बेलन की ऊंचाई से गुना कर दिया गया। 2πr को बेलन की ऊंचाई से क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ गया 2πrh। क्यों भाई, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें वृत्त के परिधि को ऊंचाई से क्यों गुना किया गया, क्योंकि देखो भाई जो बेलन का आधार है ना वो वृत्त ही है। तो यहाँ पर हम इसका परिधि निकाल लेंगे और इसकी ऊंचाई से इसको गुना कर देंगे ना, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चला कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के परिधि को h से गुना किया गया है। अब आपने समझा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2πrh होता है। इसका मतलब चारों साइड का क्षेत्रफल 2πrh है। अब हम समझेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर में जो वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल भी ले लेंगे और नीचे में जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल भी क्या करेंगे, ले लेंगे। हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लेते हैं, जैसे कि पिछले को जो फिगर में भी हम लोगों ने बात किया था। तो उसी के आधार पर वक्र वाले में नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्र है और ऊपर जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसको हमने काउंट नहीं किया था। लेकिन जब कुल की बात आएगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आएगी प्यारे बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हम ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी लेंगे और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी लेंगे। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि नीचे भी वृत्त है ऊपर भी वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों πr² होता है। लेकिन πr² तो एक वृत्त का ही है, ऊपर वाला भी एक वृत्त लेना है। तो एक वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर वाला भी आ गया नीचे वाला भी आ गया। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया तो ये कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं 2πrh + 2πr², या फिर इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए तो 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है, तो हम 2πr ले लेते हैं कॉमन। 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर केवल h बच रहा था और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं r² है। 2π तो कॉमन आ गया लेकिन एक r ही बाहर आया है, यहाँ पर एक r बच जाएगा, यही 2πr × h + r। तो वही तो लिखा है 2πr × h + r। तो आपने देखा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का निर्माण कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए फालतू का फार्मूला ज़्यादा नहीं रटना है, जितना हम आपको बता रहे हैं ना वही आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा सूत्र आपको पढ़ने की सीखने की कोई भी ज़रूरत प्यारे बच्चों है ही नहीं। तो इसीलिए उतना ही करें जो आपके लिए क्या है ज़रूरी है, और आपका इतना में ही 100% काम हो जाएगा। कभी इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही प्यारे बच्चों नहीं है। अब हम बात करेंगे खोखला बेलन का। आपको पता होना चाहिए कि जो आप जिस बेलन से रोटी बेलते हैं वो है ठोस बेलन, यानी कि अंदर से खोखला नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें पानी के पाइप का, पानी का जो पाइप है ना प्यारे बच्चों, पानी का जो पाइप है ना वो होता है खोखला। पानी का पाइप जो है प्यारे बच्चों अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। पानी का पाइप अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो पानी का पाइप भी तो बेलन है और लेकिन वो अंदर से खोखला है, तो उसे ही हम बोलेंगे खोखला बेलन। या फिर आपका सिलेंडर भी अंदर से खोखला है तब ना उसमें गैस भरा जाता है। तो आपका सिलेंडर जो है गैस भरने के लिए
वो भी खोखला बेलन का उदाहरण है। तो खोखला बेलन से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने रहा खोखला बेलन। खोखला बेलन बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, यानी कि एक बेलन बना लीजिए। आप एक बेलन बना लीजिए, जैसा कि पिछले फिगर में हमने बताया था। बेलन बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो दो वृत्त ऊपर नीचे लेना है और फिर इसको क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। फिर इसको क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। तो एक बेलन बन गया। अब इस बेलन के चारों ओर एक और बेलन बनाना है। तो इसके लिए हमें एक वृत्त और इस तरह से क्या करना होगा, खींचना होगा। इस तरह से हमें एक वृत्त और प्यारे बच्चों क्या करना होगा, खींचना होगा। और फिर इसके साइड को भी क्या करेंगे, इसी तरह से मिला देंगे। इसके साइड को भी इस तरह से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपको मिल चुका है खोखला बेलन। खोखला बेलन में अंदर वाले जो वृत्त है उसका त्रिज्या छोटा आर कहलाएगा और बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर कहलाएगा। और इसकी ऊंचाई को h से सूचित करेंगे। ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे, h से सूचित करेंगे। खोखला बेलन से संबंधित दो ही बात पूछा जाता है। पहला बात पूछा जाएगा कि खोखला बेलन के पदार्थ का आयतन। अगर यह लोहा का बना हुआ है तो ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, लोहा का बना होगा। ये वाला पार्ट किसका बना होगा, लोहा का बना होगा। तो इसमें कितना लोहा लगा बनाने में, इस बेलन को बनाने में कितना लोहा लगा, इसका आयतन पूछा जाएगा। यानी कि जिस भी पदार्थ का बना होगा तो पदार्थ का आयतन पूछा जाएगा। तो खोखला बेलन के पदार्थ का आयतन कैसे निकाल पाएंगे आप कीजिएगा क्या, तो बड़ा वाला जो बेलन है ना, बाहर वाले यानी कि बड़ा त्रिज्या वाला बेलन, उसका आप आयतन निकाल लीजिए। तो सर बेलन का आयतन निकालने का जस्ट सूत्र आप हमें बताए हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़ा वाला जो आपका बेलन है, बाहर वाला जो बेलन है, उसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर। और फिर इसमें से घटा लीजिएगा अंदर खोखला वाला जो पार्ट है, इस वाले बेलन का आयतन। तो अंदर वाले बेलन का आयतन जो है वो सॉरी एक मिनट, बाहर वाले बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर बड़ा आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और इसमें से घटाना है छोटा वाले अंदर वाले जो बेलन है उसका आयतन। तो उसका आयतन भी होगा पाई छोटा आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि हाइट तो दोनों का सेम ही है। अब इसमें आप देखिए, आपको दिखेगा कि पाई एच यहाँ भी और पाई एच यहाँ भी। तो पाई एच आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बच जाएगा बड़ा आर स्क्वायर और बीच में माइनस, यहाँ पर बच जाएगा छोटा आर स्क्वायर। तो यही तो सूत्र है पदार्थ का आयतन निकालने का, पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर खोखला बेलन के पदार्थ का आयतन निकालने का सूत्र पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बना। दूसरा है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, जो बाहर से जो आप छू पा रहे हैं उसका तो क्षेत्रफल निकालना ही निकालना है। और आप इस पाइप के अंदर हाथ घुसा करके इस वाले पार्ट को छू पाएंगे कि नहीं छू पाएंगे, हाँ सर छू पाएंगे। तो ये भी एक अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ना होगा। और फिर ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको कोण कहते हैं आप, कोण किनारा, इसको भी तो आप छू पाएंगे। और नीचे में भी ये जो किनारा बन रहा है इसको भी तो आप छू पाएंगे, इसका मतलब ये भी पृष्ठ हुआ। तो इसीलिए बेलन जो आपका खोखला बेलन है, खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होगा सर 2 पाई एच इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। और इसमें जोड़ना है कोण का क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो ये खोखला बेलन के का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आप याद रखें, 2 पाई एच इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर और 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब हम भरेंगे प्यारे बच्चों आगे गोला के बारे में पढ़ेंगे। गोला पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि है क्या। तो क्रिकेट खेलने वाला जो गेंद देखा है ना, क्रिकेट खेलने वाला गेंद वही है गोला, ठीक है। वो गोला का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्रिकेट खेलने वाला गेंद जो है प्यारे बच्चों, गोला का सबसे अच्छा उदाहरण है। सेब आपने खाया है, अनार खाया है, ये भी गोला का उदाहरण है, लेकिन 100% वो गोल नहीं होता है। सेब, अनार, नारंगी
ये सभी गोला का उदाहरण है। तो गोला आपने देख लिया, गोला गोल होगा, गोला कैसा होगा, गोल होगा। अब गोला के बारे में यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहे हैं। गोला गोल होगा, इसका केंद्र है ये, और यह गोला का त्रिज्या है। गोला का क्या है, त्रिज्या है। और गोला से संबंधित पहला सूत्र, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आप तो सर पाई आर स्क्वायर देखें कहीं पर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर? तो बोलिए सर, पाई आर स्क्वायर जो है ना वृत्त का क्षेत्रफल होता है। चूंकि वृत्त को जब चारों साइड घुमाइएगा, वृत्त को जब क्या कीजिएगा, ऐसे चारों साइड घुमाइएगा, वृत्त को चारों साइड घुमाइएगा तो बन जाएगा आपका गोला। इसीलिए 4 से वृत्त के क्षेत्रफल को 4 मतलब चारों दिशा से गुना करा गया है, तो बन गया है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन गया है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया है। तो आपने क्या समझा कि गोला क्या होता है, क्या समझा आपने, गोला क्या होता है। दूसरा, गोला का आपने आयतन निकालने का सूत्र देखा, और तीसरा देखा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि गोला जो है ना, गोला जो है ना इसका अभी देख लीजिए पीछे एक चीज़ आपने पढ़ा था। अगर बेलन पढ़े थे तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे। लेकिन गोला में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं लिखे हैं और न ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं, सीधा लिख दिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पूरे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं होता है, तो देखिए गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसीलिए नहीं होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसमें लेते हैं जिसको अगर आप जमीन पर रखते हैं तो उसका कुछ भाग ढक जाए, यानी कि एक भाग ढक जाए। जैसे अपने घन को रखा तो उसका एक पृष्ठ ही ढक जाता है, बेलन को रखेंगे तो उसका एक वृत्त ही ढक जाता है, यानी कि उसका बहुत बड़ा भाग ढक जाता है। लेकिन गोला को रखिएगा ना जमीन पर तो मात्र एक बिंदु के बराबर इसका जो है ना पार्ट ढकता है, क्योंकि गेंद एक बिंदु पर जो है खड़ा रहता है जमीन पर, ठीक है। तो इसीलिए मान लिया जाता है कि वृत्त का गोला का कोई भी भाग ढकता ही नहीं है, जो ढकता उसको इग्नोर कर दिया गया। तो इसीलिए गोला का वक्र पृष्ठ की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी भाग जब जमीन पर रखते हैं तो ढकता ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ध गोला के बारे में। गोला को बीचों बीच काट दीजिए, गोला को बीचों बीच क्या कर दीजिए आप, काट दीजिए, तो आधा गोला बनेगा ना। तो उसी आधा गोला के बारे में बात करने वाले हैं। किस गोला के बारे में बात करने वाले हैं, आधा गोला के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा आधा गोला। आधा गोला ये ठोस है, ऊपर से आधा गोला में ये जो है ना वृत्त के जैसा, जैसे आप सेब लीजिए और सेब को काट दीजिए। सेब को काटिएगा तो ये वाला जो पार्ट है वो इसको हाथ से छू पाइएगा आप, इस वाले पार्ट को हाथ से क्या कर पाइएगा, छू पाइएगा। तो ये एक वृत्त के जैसा होगा। ये किसके जैसा होगा, वृत्त के जैसा होगा। तो यहीं से हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना है। अर्ध गोला का आयतन, पूरे गोला का आयतन जितना था उसमें 2 से भाग दे दीजिए। पूरे गोला का आयतन जितना था उसमें 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो ये 4 कट के हो जाएगा 2, तो अर्ध गोला का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देख लीजिए यहाँ भी वही है 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोला के आयतन को आधा से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा क्योंकि ये अर्ध गोला है। अब है अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए आप बोलेंगे कि सर गोला में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात ही नहीं किए थे आप, तो अर्ध गोला में काहे बात कर रहे हैं। देखिए अर्ध गोला में आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने गोला को काट दिया है। अब ये पार्ट जो है गोला का एक वृत्त के जैसा बन चुका है, और अगर आप इसको उल्टा करके रख दीजिएगा
तो ये पूरा वृत्त ढक जाएगा, ये पूरा वृत्त क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। और ये ढक जाएगा तो केवल ये वाला जो पार्ट है ना यही कहलाएगा वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि संपूर्ण गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr²। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो आधा गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा 2πr²। क्या मिला, 2πr² मिला कि नहीं मिला। तो इसी तरह से आप यहाँ पर जो है 2πr² बोल सकते हैं। 1 मिनट भैया पीछे आ जाओ, क्या बोलेंगे, तो 2πr² बोलेंगे। कितना, 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2πr²। अब हम बात करेंगे अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr², यानी कि बाहर वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² है। और जब बात करेंगे कुल का, तो जो ऊपर में वृत्त बन रहा था जो ढक जाता है ज़मीन पर रखने के कारण, इसको भी इसमें जोड़ना होगा, इसके क्षेत्रफल को भी जोड़ना होगा। तो ये तो है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² को उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप ही बताइए 2πr², 1πr², 3πr² होगा कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर, तो 3πr² तो होगा। तो आपने देखा कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² क्यों होता है। अब हम प्यारे बच्चों भरेंगे इससे आगे और अगले चीज़ को समझेंगे, जो कि है खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है सर, खोखला गोला क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूज बॉल जो होता है वो पूरा ये मतलब ठोस होता है, अंदर से खोखला नहीं होता है। जैसे कि आपने गोली खेला होगा, गोली कंचा कहते हैं इसको, गोली लड़के बहुत खेलते रहते हैं। छोटा शीशा का जो गोली होता है भाई, शीशा का जो गोली होता है वो अंदर से खोखला नहीं होता है। लेकिन छोटे बच्चे को खेलने के लिए जो प्लास्टिक का गेंद जो आता है, प्लास्टिक का कौन चीज़, जो गेंद आता है ना, वो अंदर से खोखला होता है। अंदर से खोखला होने के कारण उसका वजन कम होता है, और वजन कम इसीलिए रखा जाता है ताकि बच्चे को अगर चोट भी लग जाए तो कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो इंटरनेशनल टीम हमारी खेलती है वो गेंद बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मजबूत होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे वो हेलमेट वगैरह लगा के क्या करते हैं, खेलते हैं। तो खोखला गोला किसे कहते समझ में आ गया। अंदर से जो गोला खोखला हो उसे कहते हैं खोखला गोला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला गोला अंदर से क्या है, खोखला है। अब खोखला गोला होने के कारण 2 वृत्त यानी कि 2 गोला का निर्माण एक तरह से हो जाता है। एक तो है आपका बाहर वाला वृत्त दिख रहा है और एक अंदर वाला वृत्त दिख रहा है। अंदर वाले वृत्त का प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि त्रिज्या छोटा r है, और बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या ये है जिसको बड़ा R से सूचित किया गया है। तो जब कभी भी खोखला गोला का बात हो जाए तो खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा πr इंटू बड़ा R² माइनस छोटा R²। खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू बड़ा R² माइनस छोटा R² क्यों हुआ, तो खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 मिनट यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। 1 सेकेंड आप हमें टाइम दें, 1 सेकेंड आप हमें टाइम दें, हम चेक करके आपको बता देते हैं। प्लस ही होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग खोखला गोला पढ़ाई कर रहे थे। खोखला गोला में क्या होता है कि अंदर से एक जो है ना खोखला ये गोला और बना होता है, यानी कि अंदर से खाली भाग होता है, जैसा कि आपने प्लास्टिक के गेंद के बारे में सुना है। तो सबसे पहला जो सूत्र है उसमें हल्का प्रॉब्लम था, इसीलिए हमने आपका 1 सेकेंड का टाइम लिया था। अब पूरा ठीक हो चुका है। क्या है पहला सूत्र, खोखला गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए खोखला गोला में 2 गोला बन जाता है। एक गोला तो आपका बाहर से है और एक गोला आपका अंदर से है जिसका त्रिज्या छोटा r है। अगर आपको खोखला गोला का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला गोला के बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप 4πr बड़ा R² बोलेंगे। लेकिन अगर खोखला गोला के अंदर वाले जो पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप 4πr छोटा R² बोलेंगे। लेकिन अगर
खोखला गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप दोनों को जोड़ देंगे, बाहर वाले और अंदर वाले को जोड़ देंगे तो हो जाएगा खोखला गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आप 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 पाई यहाँ भी 4 पाई यहाँ भी, तो 4 पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बड़ा आर स्क्वायर और बीच में प्लस और फिर यहाँ पर छोटा आर स्क्वायर क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र था पहला, खोखला गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। अब है खोखला गोला का आयतन। गोला का आयतन का मतलब है कि इसमें जो पदार्थ लगे हुए, यानी कि खोखला गोला जिस पदार्थ का बना हुआ उस पदार्थ का आयतन। तो पदार्थ का आयतन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आप पूरे गोला का आयतन निकाल लीजिए यहाँ तक। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और उसमें से अंदर वाले गोला का आयतन घटा दीजिए, क्योंकि अंदर तो खोखला है ना, इसमें पदार्थ नहीं लगा हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक का बना हो तो प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, तो अंदर वाले का आयतन घटाएंगे तो ये 4/3 और पाई छोटा आर क्यू घट जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों जगह पे हैं, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा आर क्यू, ये हो जाएगा आपका माइनस आर क्यू। तो खोखला गोला का आयतन, यानी कि अगर खोखला गोला के पदार्थ का आयतन पूछेगा तब यह वाला आप फॉर्मूला क्या कीजिएगा, लगाइएगा। तो ये तो रहा आपका खोखला गोला। आगे बढ़ते हैं, और आपने कटोरा जरूर देखा होगा। कटोरा जो है आधा गोला के जैसा होता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। अंदर से क्या होता है, कटोरा खोखला होता है। तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्धगोलाकार कटोरा। अर्धगोलाकार कटोरा जो है, अर्धगोला का बात किया जाए तो अर्धगोला खोखला नहीं होता अंदर से, लेकिन कटोरा अंदर से खोखला होगा तब तो उसमें आप दूध पी पाएंगे, और अगर अंदर से खोखला ही नहीं होगा, अंदर से पूरा एकदम ये पूरा पैक होगा, तो कैसे दूध पी पाएंगे आप। तो यही बातें हैं कि अर्धगोलाकार कटोरा जो है वो अर्धगोलाकार खोखला गोला है, वो अंदर से क्या होगा, वो खोखला होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पहला सूत्र है अर्धगोलाकार कटोरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से होंगे तो समझने की कोशिश कीजिए। एक तो आपका बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक अंदर से, जो अंदर से खोखला वाला भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बाहर से पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा आधा ही होगा, तो आप 2 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, फिर अंदर वाले का भी 2 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कीजिएगा तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर बच जाएगा। और फिर ये जो कोण है ना, कटोरा जो है उसका कोण होता है, कोण, इस कोण का क्षेत्रफल भी आप क्या करेंगे, निकाल के बताएंगे। कोण का क्षेत्रफल भी क्या करेंगे, निकाल के बताएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरे ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी कि पाई और बड़ा आर स्क्वायर, और उसमें से अंदर वाले वृत्त जो खोखला है इसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या कर देना, आपको घटा देना, जिसका त्रिज्या छोटा आर है। तो इसमें से घटाना है पाई और छोटा आर स्क्वायर। पाई आप यहाँ पर जो है कॉमन ले लीजिएगा, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बच जाएगा। तो इस तरह से आप अर्धगोलाकार कटोरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, और प्लस पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। फिर पदार्थ का आयतन, किसके पदार्थ का आयतन, तो अर्धगोलाकार कटोरा के पदार्थ का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरा के पदार्थ का आयतन। तो पदार्थ का आयतन निकालने के लिए सूत्र याद रखिएगा, 2/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, ये पदार्थ का आयतन निकालने का सूत्र है। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शंकु पढ़ेंगे। तो चलिए शंकु के बारे में देखिएगा। शंकु के सारे सूत्र, फार्मूला वगैरह को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शंकु का जो फिगर है वो आपके सामने उपस्थित है। और शंकु होता किसके जैसा है, तो शंकु होता है प्यारे बच्चों, बर्थडे टोपी आपने देखा हो या फिर जोकर का टोपी देखा हो, उसके जैसा होता है, जिसका नीचे वाला भाग वृत्त होता है। जिसका नीचे वाला भाग क्या होता है, वृत्त होता है। और ये है आपका
शंकु। अब शंकु से रिलेटेड पहला बात याद रखें कि शंकु का आधार वृत्त होता है, वो तो पहले हम बता दिए, और वृत्त है तो इसका त्रिज्या r होगा। शंकु के आधार की त्रिज्या को r से और ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं शीर्ष से यहाँ से लेकर के केंद्र ये अगर है तो केंद्र तक के हाइट को ऊंचाई बोलते हैं, तथा तिर्यक ऊंचाई को l से, ये l है, ये क्या है l है, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, l से सूचित किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि अगर ये वृत्त का केंद्र है तो ये आपका त्रिज्या है, ये शीर्ष से लेकर के यहाँ तक नीचे तक आपका हाइट कहलाएगा, और ये वाला जो तिरछी ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई को ही हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को देख सकते हैं कि L से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, L से सूचित किया जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद रखेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो अगर इस वाले पार्ट को देखिएगा, जिस पार्ट को हम मिला रहे हैं, तो आपको कुछ पता चलेगा। यहाँ पर ये अगर आप मिला देते हैं, ये अगर आप प्यारे बच्चों क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें ये वाला L है, ये वाला R है और ये वाला H है। L H R में से कभी कभी दो ही देगा और तीसरा का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि H दे दिया, R दे दिया, L नहीं दिया, तो L निकालने का सूत्र होगा √H² + R²। L R दे दिया, H निकालने का सूत्र होगा √L² - R², और R निकालने का सूत्र होगा √L² - H²। ये सेम टू सेम ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। R है आधार और H है ऊंचाई यानी कि लंब, और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के अनुसार ही ये ऐसा हो रहा है, ये आप याद रखें। तो ये तीन सूत्र L निकालने का, H निकालने का और R निकालने का आप क्या करें, याद रखें। अगला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो है 1/3 πr² होता है। आपने कभी πr² देखा है क्या? हाँ सर, देखिए πr² तो है बेलन का आयतन, लेकिन बेलन के आयतन को 3 से भाग दीजिएगा तो शंकु का आयतन मिल जाएगा। बेलन के आयतन को 3 से भाग दीजिएगा तो शंकु का आयतन मिल जाएगा। इसका कारण समझिए, ये बता दिया मैंने कि एक बेलन है, मान लीजिए यह एक क्या है, बेलन है, और इस बेलन में अगर शंकु का निर्माण कीजिएगा तो ये बेलन 3 भागों में बट जाएगा। ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसका केंद्र लेकर के ऐसे क्या कर देते हैं हम मिला देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक भाग ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इस 3 भाग में से एक भाग ही शंकु है, यानी कि पूरे बेलन में से एक भाग ही शंकु होता है। तो बेलन का जो आपका आयतन है πr² था, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उसको 1/3 से गुना कर दीजिए या फिर 3 से भाग दे दीजिए तो ये शंकु का होगा। क्यों होगा वो आपने यहाँ पर क्लियर देखा, क्योंकि बेलन का 3 हिस्सा में से एक हिस्सा ही शंकु होता है। ठीक है, इसके बाद शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले पढ़ेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl होता है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर πrl है, इसका क्या मतलब, बाहर वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl है, इसमें हमने नीचे वाला नहीं जोड़ा है, नीचे जो कि है वृत्त लगा हुआ, इसका नहीं जोड़ा, क्योंकि जो झप जाता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं जोड़ते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ πrl। इसमें अगर हम नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना, देखिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता πr²। ठीक है, अब आप इसमें से πr कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन ले सकते हैं, तो πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पर l बच गया और r² था तो एक r यहाँ पर बच गया। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × l + r क्यों हुआ। ये 3 फार्मूला शंकु से संबंधित आप याद रखेंगे। और अब जो है 1 मिनट, ये 9 था ना, ये 10 नंबर टॉपिक होना चाहिए। तो आप अभी समझने का कोशिश करेंगे मेरे साथ। शंकु का छिन्नक जो है,
शंकु का छिन्नक जो है प्यारे बच्चों वो हम समझने वाले हैं। शंकु का छिन्नक क्या है समझिए। छिन्नक शब्द का जो निर्माण है वो छीनने से हुआ है। छीनना, छीन लेना। शंकु में से कुछ भाग ऊपर से अगर आप छीन लेते हैं तो शंकु के छिन्नक का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या किया है, इस शंकु को यहाँ से काट दिया है। इस शंकु को यहाँ से क्या कर दिया, काट दिया। काट देने के बाद इसको आप देख सकते हैं कि ऊपर उठा देंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा ना, यही कहलाएगा शंकु का छिन्नक। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, शंकु का छिन्नक। शंकु में से ऊपर से कुछ भाग अगर छीन लीजिएगा, हटा दीजिएगा इसको, तो जो नीचे वाला पार्ट बचा यही कहलाएगा शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक गिलास या बाल्टी के जैसा हो सकता है। गिलास भी शंकु का छिन्नक है और बाल्टी भी शंकु का छिन्नक है। शंकु का छिन्नक यानी कि ये वाला फिगर बनाने के लिए आपको बोलेगा तो कैसे बनाइएगा, पहले यह समझिए। एक वृत्त ले लीजिए और इससे छोटा साइज का वृत्त इसके ऊपर लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है, और एक रेखा से इस तरह से इधर मिला लीजिए और इस तरह से इधर भी आप मिला लीजिए। बन गया शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक बनके तैयार है। अब नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है। ऊपर वाला वृत्त छोटा होगा, नीचे वाला वृत्त बड़ा होगा। तो नीचे वाले वृत्त का हमने ये केंद्र ले लिया, ऊपर वाले वृत्त का भी केंद्र ले लिया। अब बताइए कि ये क्या होगा, तो ये त्रिज्या है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन से, ये त्रिज्या है नीचे वाले वृत्त का, और ऊपर में भी आपको डॉट डॉट लाइन लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है वो भी ऊपर वाले छोटे वृत्त का त्रिज्या है। केंद्र से केंद्र को मिलाइएगा तो मिलेगा जो ये ही इसका ऊंचाई कहलाएगा, यानी कि हाइट कहलाएगा। ठीक है। एंड अब अगर आगे की बात करा जाए तो यहाँ पर नीचे में जो बड़ा त्रिज्या इसको बड़ा आर से दिखाएंगे, ऊपर वाले छोटे वृत्त के त्रिज्या को छोटा आर से दिखाएंगे, और ऊंचाई को हम एच से दिखाएंगे। तो बड़ा आर, छोटा आर, एच आपने समझा कि क्या होता है। अब हम समझेंगे तिर्यक ऊंचाई। ये वाला जो पार्ट है जो हम अभी यहाँ पर बना रहे हैं, ये कहलाएगा तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, और इसको सूचित करते हैं एल से। किससे सूचित करते हैं, एल से। तो बड़ा आर, छोटा आर, एच और एल आपने समझा, यही है शंकु का छिन्नक। ये क्या है, शंकु का छिन्नक है। तो बढ़िए आगे और शंकु के छिन्नक से संबंधित चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिए। शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने का सूत्र याद रखेंगे, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर। दूसरा है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, यह है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, और प्लस पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा सूत्र शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। पाई एल इंटू पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल, तो पाई एल इंटू बड़ा आर, और प्लस में क्या होगा, तो आपका छोटा आर होगा। लेकिन कई बार आपको एल निकालने का ज़रूरत पड़ जाता है, तो एल निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों याद रखेंगे, एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो ये शंकु का छिन्नक था। अब इस तरह से आपका ये जो कंसेप्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। इतना ही सूत्र आपको ज़रूरत पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास को। और जितने प्यारे बच्चे अगर LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, ये वाला व्हाइट वाला, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये सारा का सारा मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऐप को डाउनलोड जो है कर सकते हैं। और पेड कोर्स के लिए आपको अगर कुछ विशेष जानकारी लेना हो तो वीडियो के शुरू में जो नंबर दिया गया उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सभी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।